क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश छोड़ दे तो उसका क्या होता है? यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह पैसा बैंकों का नहीं, बल्कि आम जनता की मेहनत की कमाई से जुड़ा होता है। जब ऐसे मामले सामने आते हैं, तो यह हमारे वित्तीय सिस्टम और उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। इसलिए यह कहानी हर भारतीय के लिए मायने रखती है। विजय माल्या की कहानी केवल एक अमीर व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के सार्वजनिक धन और उसकी जिम्मेदारी से भी जुड़ी है। उन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन में अपार संपत्ति और शोहरत अर्जित की, लेकिन उनके द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण और उसकी अदायगी में हुई चूक ने पूरे देश को प्रभावित किया। यह मामला दर्शाता है कि जब सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है, तो उसके गंभीर परिणाम न केवल बैंकों बल्कि आम नागरिकों पर भी पड़ते हैं। विजय माल्या का मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है। विजय माल्या का प्रारंभिक जीवन सफर अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। केवल 28 वर्ष की आयु में अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने यूनाइटेड ब्रेवरीज जैसी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी संभाली। इस युवा उम्र में कंपनी का नेतृत्व करते हुए माल्या ने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी दूरदर्शिता और प्रबंधन कौशल ने उन्हें देश के प्रमुख युवा उद्योगपतियों में शामिल कर दिया। यह वही समय था जब उन्होंने किंगफिशर ब्रांड की स्थापना कर अपनी पहचान और मजबूत की। विजय माल्या ने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज के विस्तार से की। उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और किंगफिशर बियर को बाजार में लॉन्च किया, जो जल्द ही भारत की सबसे लोकप्रिय बियर ब्रांड बन गई। इस सफलता के साथ माल्या न सिर्फ व्यापार जगत में, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक हलकों में भी एक चर्चित नाम बन गए। उनकी लाइफस्टाइल और भव्य पार्टियां बॉलीवुड से लेकर कॉरपोरेट जगत तक चर्चा का विषय रहीं। इस दौर में उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाने लगा। विजय माल्या की जीवन शैली हमेशा चर्चा में रही है। वे अपनी भव्य पार्टियों के लिए प्रसिद्ध थे, जहां बॉलीवुड से लेकर उद्योग जगत की हस्तियां शामिल होती थीं। माल्या ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम खरीदी और फॉर्मूला 1 में भी अपनी टीम बनाई, जिससे उनकी पहचान एक ग्लैमरस बिजनेसमैन के रूप में और मजबूत हुई। किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से मशहूर माल्या का जीवन ऐश्वर्य, शोहरत और विलासिता का प्रतीक बन गया था। उनके पास निजी जेट और आलीशान संपत्तियां थीं, जो उनके रुतबे को दर्शाती थीं। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत ने भारतीय विमानन उद्योग में एक नई लहर पैदा की। कंपनी ने अपने आकर्षक लाल रंग के विमानों और हर सीट पर मनोरंजन जैसी प्रीमियम सुविधाओं के साथ यात्रियों को एक अलग अनुभव देने का वादा किया। शुरुआत में किंगफिशर एयरलाइंस को भारत की सबसे बेहतरीन एयरलाइनों में गिना जाने लगा और यात्रियों के बीच इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। यात्रियों को उच्च गुणवत्ता की सेवा, आरामदायक सीटें और शानदार आतिथ्य मिला, जिससे यह एयरलाइन एक स्टेटस सिंबल बन गई। किंगफिशर ने न सिर्फ यात्रा के मायने बदले, बल्कि भारतीय विमानन बाजार में एक नई पहचान भी बनाई। किंगफिशर एयरलाइंस को गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें कई बैंकों से लिए गए बढ़ते कर्ज शामिल थे। 2008 की वैश्विक मंदी ने स्थिति को और खराब कर दिया, क्योंकि ईंधन की कीमतें बढ़ गईं और यात्रियों की संख्या में गिरावट आई। इन चुनौतियों के कारण एयरलाइंस की आय घटती गई, लेकिन कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता रहा। परिणाम स्वरूप कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होती गई और संकट गहराता चला गया। जैसे जैसे संकट गहरा होता गया, किंगफिशर एयरलाइंस के पायलटों को महीनों से वेतन नहीं मिला, जिससे उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। ईंधन कंपनियों ने बकाया राशि के कारण ईंधन की आपूर्ति रोक दी और हवाई अड्डों ने भी अपने बकाये की मांग करते हुए सेवाएं सीमित कर दी। इन सब परेशानियों के बावजूद बैंक लगातार विजय माल्या को नए ऋण देते रहे। यह स्थिति न केवल कंपनी के संचालन को प्रभावित कर रही थी, बल्कि कर्मचारियों और निवेशकों के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन गई थी। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जिससे कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई। इस फैसले के बाद हजारों कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं। पायलट,
एयर होस्टेस और ग्राउंड स्टाफ सभी बेरोजगार हो गए। इन कर्मचारियों को महीनों से वेतन भी नहीं मिला था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। वहीं विजय माल्या अपनी भव्य पार्टियों और आलीशान जीवन शैली का आनंद लेते रहे। यह विरोधाभास भारतीय कॉरपोरेट जगत में एक बड़ी विडंबना के रूप में सामने आया। 2016 में विजय माल्या के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ने एक नया मोड़ लिया। देश के कई प्रमुख बैंकों ने उनके खिलाफ अदालत में मामला दर्ज किया, क्योंकि उन्होंने बैंकों से लिए गए ऋण चुकाने में विफलता दिखाई थी। इसी दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने भी माल्या की जांच शुरू कर दी। इन सबके बीच 2 मार्च 2016 को विजय माल्या चुपचाप एक फ्लाइट से लंदन चले गए और उनके साथ करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी देश से बाहर चला गया। इस घटनाक्रम ने पूरे देश में वित्तीय और कानूनी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। विजय माल्या के देश छोड़कर भागने की खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी। मीडिया में इस घटना को लेकर तीखी बहस छिड़ गई और आम जनता के बीच गुस्सा साफ झलकने लगा। लोग यह सवाल उठाने लगे कि आखिर इतनी बड़ी रकम के गबन के बावजूद माल्या को देश से बाहर जाने कैसे दिया गया। बैंकों और सरकारी तंत्र की जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न उठे, क्योंकि यह पैसा आम नागरिकों की मेहनत की कमाई थी। आज भी लोग जानना चाहते हैं कि गायब हुए हजारों करोड़ रुपए आखिर कब और कैसे वापस मिलेंगे। 9,000 करोड़ रुपए की यह राशि दरअसल देश के सबसे बड़े बैंकों से लिए गए कर्ज का परिणाम थी। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य प्रमुख बैंक शामिल थे। लेकिन इन बैंकों का पैसा आखिर आता कहां से है? यह पैसा आम लोगों की फिक्स्ड डिपॉजिट, बचत खातों और जमा पूंजी से आता है। यानी जो कर्ज विजय माल्या ने लिया वह वास्तव में करोड़ों भारतीयों की मेहनत की कमाई थी। किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने से लगभग 9,000 कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं। इन कर्मचारियों में पायलट, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ और अन्य सहयोगी शामिल थे। नौकरी जाने का असर सिर्फ इन लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई और घर की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। कई परिवारों को अपनी बचत खर्च करनी पड़ी और कर्ज में डूबना पड़ा। यह घटना बताती है कि एक कंपनी के डूबने से कितने लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। भारत सरकार ने विजय माल्या को वापस लाने के लिए ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की लगातार कोशिशें की हैं। ब्रिटिश अदालतों में वर्षों से कानूनी लड़ाई चल रही है, जिसमें माल्या ने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ कई अपीलें दायर की हैं। 2023 में यूके की अदालत ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी, लेकिन माल्या ने इसके बाद भी कानूनी विकल्पों का सहारा लिया। 2026 तक इन कानूनी प्रक्रियाओं और अपीलों के चलते प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है। ऐसे में भारत की कोशिशें अभी भी जारी हैं, लेकिन माल्या अब तक ब्रिटेन में ही रह रहे हैं। बैंकों ने विजय माल्या की संपत्तियों को बेचकर कुछ राशि तो वसूल की है, लेकिन पूरी रकम अब भी वापस नहीं आई है। यह स्थिति न केवल बैंकों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। आज भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या वह पूरा पैसा कभी वापस मिल पाएगा या नहीं। इस अनिश्चितता ने ऋण वसूली प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विजय माल्या की कहानी केवल एक व्यक्ति की विफलता या अपराध नहीं है, बल्कि यह हमारे वित्तीय तंत्र की गहरी खामियों को उजागर करती है। यह मामला दिखाता है कि कैसे कुछ लोग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर न केवल बैंकों बल्कि आम जनता की मेहनत की कमाई को भी जोखिम में डाल सकते हैं। माल्या का उदाहरण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे मामलों में केवल एक व्यक्ति दोषी नहीं होता, बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही भी जरूरी है। भारत में आज भी कई छोटे बड़े माल्या हैं जो इसी तरह के रास्ते अपनाते हैं। इसलिए इस कहानी को समझना और इससे सबक लेना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था जटिल है, जिसमें कई बार कुछ लोग सिस्टम का फायदा उठाकर आम जनता के पैसों का दुरुपयोग कर लेते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह तंत्र कैसे काम करता है, किन लोगों को इससे लाभ मिलता है और किन परिस्थितियों में हमारे पैसे को खतरा हो सकता है।
सतर्क रहना और सही जानकारी रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके। जब हम जागरूक होंगे, तभी सार्वजनिक धन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ये कहानी केवल विजय माल्या की नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की भी है, जिसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? क्या माल्या को भारत वापस आना चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर साझा करें। साथ ही ऐसी सच्ची और अनकही भारतीय बिजनेस कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमेशा जानकारी प्राप्त करते रहें। जागरूक रहना और अपने पैसे की सुरक्षा करना आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है।